नॉन मेटल्स क्लास 10th चैप्टर 3 के सीरीज़ में यानी कि वेब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। और आगे चीज़ें हम देखेंगे जो भी टॉपिक्स आते जाएंगे। इसके पहले के टॉपिक्स और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को अच्छे से डिटेल में मैंने तुमको पढ़ा रखा है। अगर तुम फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो वहाँ पे देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट्स इन द अबव एक्टिविटी यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नंबर ऑफ रिएजेंट्स। यानी कि नंबर ऑफ रिएजेंट्स के साथ तुमने मेटल्स की रिएक्टिविटी देखी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा था। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर। और मेटल जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा था, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था, वो ये प्रॉपर्टीज़ क्यों शो कर रहा था, ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 9th। यानी कि चलो थोड़ा याद करते हैं। क्लास 9th में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम की चीज़ पढ़ी थी, उसको इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे। और क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो हल्का सा मैं बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये होता है कि वी लर्न दैट द नोबल गैसेस विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब तुमको बता दूँ तो कोई भी एटम होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और हर एटम एक दूसरे से अगर अगर अलग है तो उसकी अलग होने की प्रॉपर्टी उनके आसपास घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी। यानी कि अगर किसी चीज़ में एक इलेक्ट्रॉन है और उसके आजू बाजू घूम रहा है तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगर कोई एटम के अगल बगल 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो वो हीलियम हो जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल घूम रहा है तो वो लिथियम हो जाएगा। और इसी तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग पे अलग अलग हमारे एलिमेंट्स बनते हैं। और कोई भी जो एटम्स होते हैं वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो क्या चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा रहे। यानी कि जो लास्ट वाला इनका शेल होता है, डिफरेंट डिफरेंट शेल में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो लास्ट वाला शेल अगर उसका फुल्ली फिल्ड है और ऑक्टेट उसका कंप्लीट है तो वो स्टेबल कहलाता है। और वही यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो नोबल गैसेस हैं उनका ऑक्टेट पूरा रहता है, इसीलिए वो केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल एक्टिविटी थोड़ा ही दिखाते हैं। यानी कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फील्ड बैलेंस शेल। यानी कि कोई भी चीज़ अगर रिएक्ट कर रही है तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए रिएक्ट कर रही है। अगर मैं अगले से रिएक्ट करूँगा तो मेरे पास मेरा बैलेंस शेल जो होगा वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, मेरा ऑक्टेट फिल हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे रिएक्शन कर रहा हूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँगा। तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर गुड नंबर्स लाने के लिए, तो वो अच्छे नंबर क्यों चाहिए, ताकि तुम आगे जाके तुम्हारा फ्यूचर स्टेबल हो सके। यानी कि तुम भी स्टेबिलिटी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। हर एक चीज़ इस दुनिया में स्टेबिलिटी पाना चाहती है और उसी चीज़ के लिए लड़ रही है। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ाई से लड़ रहे हैं ताकि उनके जीवन में स्टेबिलिटी आए। जो जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से लड़ रहे हैं ताकि उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। जो बुजुर्ग हो गए हैं वो हेल्थ किससे लड़ रहे हैं कि हमारे हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाए तो स्टेबिलिटी आए। तो हर एक व्यक्ति स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहा है। तो यहाँ पे हम एटम्स की बात करेंगे कि वो रिएक्ट तब करते हैं जब उनको स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और अगर स्टेबल नहीं होते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं ताकि उनकी स्टेबिलिटी उनको मिल सके। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखता है किसी नोबल गैसेस का और किसी मेटल और नॉन मेटल का। वी कैन सी फ्रॉम टेबल 3.3 दैट अ सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इट्स आउटर मोस्ट शेल। हम टेबल 3.3 में देख सकते हैं कि जो सोडियम है उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में। वैसे तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर क्या है, 11, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है। पर अगर लास्ट वाला शेल देखें यानी कि एम शेल, अब तुम समझो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई एटम है तो बीच में उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ समझ लो गोल सी रिंग है। वैसे रिंग नहीं होती, वो एक स्फीयर टाइप का होता है, पर तुम्हें समझाने के लिए रिंग समझ लो कि उस न्यूक्लियस के आजू बाजू रिंग्स बनी हुई हैं। मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूँ, और ड्रॉ करने के लिए मुझे थोड़ा पेंसिल का साइड छोटा करना होगा। अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और इनके चारों तरफ से रिंग्स बनी होती हैं। तो इन रिंग्स के नाम होते हैं, और ऐसे मैं पूरा रिंग नहीं बनाऊँगा, ऐसे करके तुम्हें दिखा देता हूँ, ऐसे करके दिखा देता हूँ। तो ये जो रिंग कहलाएंगी, इसको KLMN शेल कहते हैं और सो ऑन। तो फर्स्ट शेल जो हमारा होता है वो के शेल होता है। और के शेल को हम फॉर एग्जांपल अगर दिखाना हो तो मैं इस तरीके से तुमको दिखाऊंगा। थोड़ा सा मुझे समय दो। और ये देखो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस था, मैं आधा बना रहा हूँ, पूरा नहीं बना रहा हूँ। ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल। तो ये हमारा के शेल हो गया, ये L, ये M, और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे।
तो ये पूरा गोल होगा, यानी कि पूरा गोल है, पर मैं आधा ही बना रहा हूँ ताकि तुमको कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें समझ आए। तो पहले जो के शेल है उसके अंदर सोडियम का सिर्फ देखना है तुमने। टोटल तो 11 हैं, पर पहले वाले में यानी कि इस वाले में कितने होंगे, यानी कि इस वाले में सोडियम के पास कितने होंगे, यहाँ पे होगा सिर्फ 2, यहाँ पे कितना होगा 8, और एम वाले में कितना होगा सिर्फ 1। तुम कहोगे इन दोनों में क्या सर, क्योंकि इनके पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ ये इतने ही शेल में आएंगे, ये सारे शेल इनके खाली रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो ये सारे शेल के बारे में भूल जाओ, बस ये लास्ट वाला शेल, इसको लास्ट वाला शेल कोई भी किसी भी एटम का होता है, अगर लास्ट वाला शेल है तो उसको वैलेंस शेल कहते हैं। और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तुम देख सकते हो इसके पास कितने हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे को सिर्फ एक ही दिख रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो स्टेबल कहलाएगा। तो ये इसके लिए अच्छा है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये किसी और को दे दे। हाँ, जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके पास बचेंगे 2 और 8, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, यानी कि ये लास्ट वाला शेल गायब हो जाएगा, फिर ये इसका लास्ट शेल बन जाएगा जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में हमको चाहिए होते हैं। अब तुम बोलोगे सर ये 7 गेन भी तो कर सकता है, यानी कि 7 ले ले तब भी 8 बन जाएगा। पर तुम सोचो कि अगर कुछ समझ लो, कोई किसी ने बोला कि तुम्हें 10 रुपये दूंगा, या तो एक ईंट उठा के लेफ़्ट साइड रख दो, या तो 7 ईंटें उठाकर राइट साइड रख दो, पर एनर्जी आपको सेम मिलेगी या आपको पैसे सेम मिलेंगे, तो आप क्या करोगे, एक ईंट उठाओगे फटाक से 10 रुपये ले लोगे, या तुम ये करोगे कि 7 ईंट उठाओगे उसके बाद 10 रुपये लोगे? नहीं, तुम्हारे लिए आसान क्या होगा, एक ईंट उठाना है। इसलिए इसके लिए भी एक ईंट दे देना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन दे देना आसान पड़ा 7 इलेक्ट्रॉन लेने से, इसीलिए इसने क्या किया। पर तुम यहाँ पे देखोगे जैसे कि कोई और है, कोई और एलिमेंट्स की बात करूँ या कोई और एलिमेंट्स की बात करूँ, जैसे क्लोरीन की बात करूँ, तो क्लोरीन में तुम देखोगे इसके लिए 7 देना मुश्किल है, पर एक लेना आसान है। तो ये एक लेकर 8 यहाँ पे भी कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स आगे तुम्हें मैं अभी बताऊंगा, जो मैंने बताया इस खोपड़ी में अभी रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, वरना ये इस कॉन्सेप्ट में तुम हमेशा कंफ्यूज रहोगे। We can see that the table 3.3 that sodium atom has 1 electron in its outermost shell. सोडियम में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन मैंने बताया तुमको। If it loses the electron from its M shell then its L shell now become the outermost shell, यानी कि जो M shell में एक इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाए, वो सोडियम दे दे किसी को, तो जो एल शेल है उसका आउटर मोस्ट शेल बन जाएगा। पहले एम था पर अब एल बन जाएगा, क्योंकि वो एम वाला तो अब खाली हो गया, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, तो एल वाला अब लास्ट शेल बन जाएगा। एंड दैट हैज़ स्टेबल ऑक्टेट, और उसका ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटोन, बट जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन गायब हुआ है, पर प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो 11 के 11 रहेंगे। बट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बिकम 10, बट जो हमारा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अभी प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो यानी कि 11 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह जाएंगे, वो उसको नहीं हम हटा सकते, छेड़ सकते, पर इलेक्ट्रॉन्स को हमने छेड़ा तो एक भेज दिया हमने, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे 10 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है, तो यानी कि 11 प्रोटॉन है 10, यानी कि 11 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज है, तो यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। सो देयर इज़ नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम कटायन प्लस। ये प्लस चार्ज कहाँ से आया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा Na प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 10 नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, 10 नेगेटिव चार्ज बचे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और 11 पॉजिटिव चार है। 11 पॉजिटिव है और 10 नेगेटिव है, तो तुम्हें पता है कि एक +1 बचेगा। और अगर यहाँ पे भी 11 होते तो फिर ये न्यूट्रल रहता, सिर्फ Na हम लिखते, पर अभी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, हमारे पास एक प्लस चार्ज आया है, तो यहाँ पे Na प्लस आ गया है। और यहीं अगर क्लोरीन का केस होता तो क्लोरीन के केस में अगर तुम्हें अभी बताऊँ तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके जो स्टिल जो बीच में उसके, यानी कि यहाँ पे तुम्हें दिखा दूँ, क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका जो न्यूक्लियस में, यानी कि जो इसका न्यूक्लियस होगा उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 17, बट ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, और यानी कि टोटल कितना 17 पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, 18 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, Cl लिखा है मैंने, क्लोरीन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, ये थोड़ा समय ले रहा है चैप्टर, पर बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये सारे कॉन्सेप्ट आगे तुम्हारे लिए यूज़ किए जाएंगे।
ऑन द अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। क्लोरीन के पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे, तुम देख सकते हो 2 8 7 लिखा हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है। एंड इट एक्वायर्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट इट ऑक्टेट। ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब तुम कहोगे यार यहाँ पे तो ले रहा है, उस टाइम तो दे दिया, क्योंकि वहाँ पे आसान था देना, यहाँ पे आसान है एक लेना, ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी है। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सोडियम को इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ना है तो वो स्टेबल हो जाएगा, और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो और स्टेबल हो जाएगा। तुम नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे कोई ये थोड़ा अजीब सा एग्जाम्पल है पर तुम्हें अच्छे से खोपड़ी में बैठ जाएगा। जैसे कि एक लड़का है, चाहता है कि उसकी कोई फ्रेंड बन जाए, तो लड़का चाह रहा है उसकी कोई फ्रेंड बन जाए, और एक लड़की है वो भी चाह रहा है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाए। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और देखते हैं कि यार तुम्हें गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, और ये पूछता है हाँ मुझे बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, तो इसलिए उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ऐसे एन है, एन क्या चाह रहा है, मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले ले तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्लोरीन क्या चाह रहा है कि मेरे को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में 7 है, सोडियम में 1 है, तो एक ये देगा तो 2 8 बन जाएगा, और ये एक लेगा तो 2 8 8 बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, तुम देखोगे कि आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो क्लोरीन होता है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, द क्लोरीन एटम गेट यूनिट चार्ज बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज 17 होते हैं उसके ऊपर, और नेगेटिव चार्ज 18 होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। एंड इट्स KLM shells, दिस गिव्स अस क्लोरीन एनायन Cl नेगेटिव। और तुमने क्या मिलेगा हमको, एक नेगेटिव चार्ज के साथ एनायन मिलेगा, क्लोरीन एनायन मिलेगा। और मैंने तुमको बता रखा है कि पॉजिटिव जितने भी आयंस होते हैं उसको कटायन कहते हैं, जितने नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम एनायन कहते हैं। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम एज फॉलो, यानी कि इन दोनों को अगर एक दूसरे से रिएक्ट करें तो ये गिव और टेक वाला रिलेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दूँ, Na है, Na के ऊपर क्या है, 2 8 1 है, यानी कि 2 8 1 का मतलब क्या होगा कि इसको एक इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो 2 8 बन जाएगा, और ये स्टेबल हो जाएगा। तो हमें लास्ट में 8 चाहिए, तो ये एक हमने हटा दिया तो यहाँ पे 8 आ गया, यानी कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यानी कि Na पहले Na था, फिर उसके बाद ये क्या बन गया, Na प्लस बन गया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया और सोडियम कटायन बन गया। और यहाँ पे नीचे देखोगे क्लोरीन में क्या है, 2 8 7 है, तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके लिए अच्छा होगा। तो इसने क्या किया, प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्लोरीन 2 8 8 बन गया, यानी कि क्लोरीन एनायन बन गया। और ये रिएक्शन हमने शो कैसे की है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से शो करते हैं, और किसी भी जो एटम है, जैसे Na एटम है, तो इसके आजू बाजू हम डॉट बनाते हैं, और वो डॉट क्या है, सिर्फ हम वही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं जो लास्ट शेल में है। तो सोडियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक है, तो हमने एक बनाया है। और क्रॉस से भी हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। तो हमारे जो क्लोरीन है उसके अंदर कितने हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, तुम देखोगे यहाँ पे 7 क्रॉस बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्या किया हमने, यानी कि डॉट से और क्रॉस से हम एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने सिंपली से क्या किया कि यहाँ पर सोडियम ने क्या किया है, अपना जो एटम है इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन को इसने दे दिया है, और जैसे ये क्लोरीन को देगा तो सोडियम प्लस बन जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, और ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, जो बाद में हम पढ़ेंगे। पर यहाँ पे तुम देखोगे ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और एक दूसरे के साथ अब रहना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि मैं तेरे को एक दूंगा, तुम ले लेना, और हम दोनों स्टेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आगे, यानी कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और हमारे को पूछने को आता है एग्जाम्स के अंदर। सोडियम एंड क्लोरीन आयंस बीइंग अपोजिटली चार्ज, यानी कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट चार्ज है, सोडियम प्लस हो गया, क्लोरीन नेगेटिव हो गया, अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड। और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि चार्जेस वाला फोर्स एक दोनों को आपस में खींचता है, और हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचते हैं, और यहाँ पे बन जाता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, यानी कि जो नमक हम खाते हैं। तो इतना सारा सिर्फ हमने नमक के बारे में जाना है। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेटेड एज अपोजिट चार्जेस आयंस, यानी कि तुम्हें एक चीज़ जानना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में सोडियम क्लोराइड नहीं मिलता है, हमें ये
एग्रीगेट फॉर्म में मिलता है, यानी कि Na के चारों तरफ बहुत सारे क्लोरीन होंगे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेट पॉजिटिव चार्ज वाला रख दूँ और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज वाले लाऊँ, तो वो खींच के पॉजिटिव के पास चले जाएंगे या पॉजिटिव वाला खींच के नेगेटिव वाले के पास चला जाएगा। सेम एज Na कोई NaCl कोई मॉलिक्यूल नहीं बनाता, ये एग्रीगेट फॉर्म ऑफ आयनिक कंपाउंड है। और ये कैसे बनता है, Na के चारों तरफ Cl होंगे और Cl के चारों तरफ Na होगा। अब देखो, इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, दोबारा दोहरा रहा हूँ, बट एग्रीगेट्स ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड। चलो एक और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन देखते हैं, जिसको हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, और सेम एज ऐसे ही तुम्हें समझाने वाला हूँ। यहाँ पे तुम देखोगे मैग्नीशियम के पास, ध्यान से देखो, तो मैग्नीशियम के पास तुम्हें दिखेगा यहाँ पे 2 8 8 हैं, यानी कि अगर ये अगर इसको स्टेबल होना है तो ये 2 छोड़ सकता है, यानी कि 2 छोड़ना इसके लिए आसान है। तो इसने 2 छोड़ दिया और Mg2+ बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो ये मैग्नीशियम कैटायन बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम कैटायन। और यहाँ पे तुम क्लोरीन देखोगे तो क्लोरीन क्या है कि अगर एक ले लेगा, यानी कि क्लोरीन अगर एक ले लेगा तो ये Cl नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि क्लोराइड एनायन बन जाएगा। यानी कि अब तुम बोलोगे यार सर इसको 2 छोड़ने हैं और इसको 1 चाहिए, तो ये कैसे बैलेंस होगा, मतलब समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि मतलब कैसे होगा। इसको अगर ये अगर 2 ले तब ये दोनों एक दूसरे में रिलेशन बनेगा। तो तुम ऐसा भी तो कर सकते हो कि क्या करो कि मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जोड़ दो। यानी कि हम क्या करेंगे कि कौवा मामा भी हमारे साथ लेक्चर लगाने आगे चुके हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम 2 छोड़ना चाहता है, यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, लास्ट में उसके 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लास्ट वाले शेल में, तो ये 2 छोड़ देगा तो बैलेंस हो जाएगा। और क्लोरीन को 1 चाहिए, तो हमने 2 क्लोरीन रख दिया, एक इसको दे देंगे एक इसको दे देंगे। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि Mg2+ आएगा, क्योंकि इसने 2 छोड़े, जितने इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ता है उतना चार्ज आता है। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, दे दिया है, तो इसको बस +2 चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तुम देखोगे यहाँ पे क्लोरीन एक ही दिख रहा है, पर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 लगाया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई किया गया है 2 क्लोरीन दिखाने के लिए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ कि मैग्नीशियम को ऊपर +2 आ गया और क्लोरीन नेगेटिव है पर 2 क्लोरीन है, यानी कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, MgCl2, यानी कि 1 Mg के साथ 2 Cl कनेक्ट हैं, यानी कि 1 Mg के साथ 2 Cl कनेक्ट है। द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल टू नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। यानी कि ये एक मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं जब बनता है। और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, तुम्हें याद होना चाहिए। कैन यू नेम द कैटायन एंड अनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम? क्या कैटायन और अनायन का नाम बता सकते हो? मैग्नीशियम क्लोराइड के अंदर जो प्रेजेंट है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना ना, तो उसका तुमने नाम बताना है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट्स में कहीं पे भी बता सकते हो। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा हमने कि जो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, यानी कि अट्रैक्ट करके ये बताता है कि एक चीज़ ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को अगर पानी में मिला देते हैं तो वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और चार्जेस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म दी फॉलोइंग एक्टिविटी। आयनिक कंपाउंड की अगर विशेषता या प्रॉपर्टी के बारे में तुम्हें जानना है तो चलो एक्टिविटी एक ट्राई करते हैं। 3.13 टेक अ सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड और एनी अदर सॉल्ट फ्रॉम दी साइंस लेबोरेटरी। यानी कि अलग अलग सॉल्ट्स तुम्हें उठाने, इसको सॉल्ट्स कहेंगे। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ दीज सॉल्ट, यानी कि इनका फिजिकल स्टेट इन सॉल्ट्स का कैसा है। तो हमें देखता है कि ये क्रिस्टल जैसे दिख रहे होते हैं और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शाइनी होते हैं, अलग अलग चीज़ें। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन ए मेटल स्पैचुला, यानी कि एक मेटल वाले चम्मच पे तुमने थोड़ा सा सैंपल ले लेना है एंड हीट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम, और फ्लेम के ऊपर डायरेक्टली हीट करना है। रिपीट विद अदर सैंपल्स, और एक एक नमक या एक एक सॉल्ट्स को लेकर तुम्हें हीट करना है। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है। डिड द सैंपल इम्पार्ट्स एनी कलर टू द फ्लेम, यानी कि जब वो सैंपल जला रहे हैं तो कोई अलग कलर दिखने को मिल रहा है या कोई कलर बर्न हो रहा है। डू दिस कंपाउंड मेल्ट, क्या ये कंपाउंड जो तुम्हारे चम्मच के अंदर हैं वो मेल्ट हुए। ट्राई टू डिज़ोल्व दी सैंपल इन वाटर, और इनको जलाने के बाद वाटर में डिज़ोल्व करने की कोशिश करो।
और फिर पेट्रोल में डिज़ोल्व करने की कोशिश करो, फिर केरोसिन में। आर दे सॉल्युबल, क्या ये सॉल्युबल थे? मेक ए सर्किट एज शोन इन फिगर 3.8, यानी कि ये जो 3.8 वाला सर्किट है वो तुम्हें बनाना है। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू ए सोल्यूशन ऑफ वन सॉल्ट, और इसके अंदर एक सॉल्ट मिला दो, कोई भी तुम सॉल्ट मिला सकते हो। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया? टेस्ट दी अदर सॉल्ट सैम्पल टू इन दिस मैनर, और हर एक सॉल्ट को ऐसे मिला के अलग अलग डब्बे में तुम्हें चेक करना है, यही वाला सर्किट बना के। तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? व्हाट इज़ योर इन्फेरेंस अबाउट दी नेचर ऑफ दिस कंपाउंड, और इन कंपाउंड्स के नेचर के बारे में तुम क्या कहोगे? तो तुम्हें तो पहली चीज़ ये पता लगेगा कि जब हम जलाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी कि ये पानी में जाके NaCl जो है Na+Cl नेगेटिव में टूट जाएगा, LiCl है वो पानी में जाकर टूट जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ये कंडक्टर भी हैं और क्या हैं, अलग अलग कलर इम्पार्ट कर रहे हैं अगर हम हीट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स के, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो 1074 केल्विन, 887 केल्विन, और ऐसे अलग अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमें दे रखा है। यू मे हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड, तुमने कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड ऑब्जर्व किया होगा। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड and are somewhat hard because the strong force of attraction between the positive and negative ions. These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied. यानी कि हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, ये सॉलिड होते हैं और ये हार्ड होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और साथ में हमें क्या देखने को मिलता है, ये ब्रिटल होते हैं एंड अगर हम इस पर प्रेशर लगाएं तो ये ऐसा नहीं है कि दब जाएंगे, ये सीधा डिफरेंट डिफरेंट पीसेस में टूट जाते हैं। जैसे कि तुम क्रिस्टल टाइप का प्रॉपर्टी देख सकते हो इसके अंदर पाए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि इनका अट्रैक्शन बहुत बढ़िया है। अगर किसी बंदे की पति पत्नी की जोड़ी बहुत अच्छी है, इनके अंदर उनके बीच में बॉन्ड बहुत अच्छा है, यानी कि उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो कोई आग लगाने की कोशिश करेगा और उनकी रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करेगा तो बड़ी मुश्किल से टूटेगा। बट कोई पहले से ही लड़ रखा है, चाहता है कि अलग हो जाए, कोई आके जाके आग लगाए 2 मिनट में डिवोर्स हो जाएगा। तो ऐसे ही कंपाउंड्स के बीच में बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत होता है। तो इसके कारण इनको तोड़ने के लिए जो हम हीट देते हैं, यानी कि मेल्ट करने की कोशिश करते हैं या बॉईल करने की कोशिश करते हैं, हीट हमें ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा हीट देंगे तभी ये टूटेंगे, या हम ज़्यादा आग लगाएंगे तभी किसी का रिलेशन टूटेगा। तो ऐसे ही ये स्ट्रॉन्ग फोर्स इनके बीच में है, तो इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है क्योंकि इनको ज़्यादा हीट चाहिए टूटने के लिए। आशा करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा। This is because a considerable amount of heat is required to break the strong inter-ionic attraction, और इंटर-आयनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो आगे चलते हैं, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कौवे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन और पेट्रोल कैरोसिन टाइप के चीज़ों में जो हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं। और ये तुम्हें याद रहना चाहिए, पेपर में देखने को हमको मिलता है ये वाला क्वेश्चन। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। A solution of an ionic compound in water contain ion which move to opposite electrodes, which electricity is passed through the solution. Ionic compounds in the solid state do not conduct electricity because, यानी कि तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो सोल्यूशन में अब कोई सोल्यूशन है, मतलब वाटर ले लिया हमने, वाटर के अंदर हमने क्या किया, NaCl डाल दिया। तो NaCl क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं और बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं पानी के अंदर। बट अगला तुम लाइन जब पढ़ते हो, आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं? बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस, यानी कि जो Na है या Cl है, अगर एग्जांपल है, और भी डिफरेंट अगर सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं, जैसे NaCl की एग्जांपल है, जो आयंस हैं इन सॉलिड स्टेट नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर, यानी कि जो टाइट स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं कर पाता, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। दिस इज़ पॉसिबल
इन द मोल्टन स्टेट, यानी कि अगर पिघला हुआ NaCl है तो इसके अंदर पॉसिबल है कि सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट, और मोल्टन स्टेट में हो सकता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो आयंस है वो मूव करते हैं और अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें सॉल्व करने हैं, और इसका सोल्यूशन चाहिए तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो, तुम्हें वहाँ पे सोल्यूशन देखने को मिलेगा। अकरेंस ऑफ मेटल्स की अब हम बात करेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल क्या है? द अर्थ क्रस्ट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मेटल, यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर मेजर सोर्स है किस चीज़ का? मेटल का। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सम सॉल्युबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, यानी कि ज़मीन में जो धरती है उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट पाए जाते हैं। समुंदर के अंदर भी बहुत सारे सॉल्ट्स हमारे को देखने को मिलते हैं। The elements and or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals, यानी कि जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं और जो अर्थ क्रस्ट के अंदर देखने को मिलते हैं नेचुरली, वो हमको क्या डेफिनेशन देते हैं? मिनरल्स कहलाते हैं। यानी कि ये मिनरल्स की डेफिनेशन होगी। एट सम प्लेसेस मिनरल कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी profitably extracted from it. These minerals are called ores, यानी कि कुछ मिनरल्स के अंदर मेटल्स पाए जाते हैं। कुछ मिनरल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? मेटल्स पाए जाते हैं, और उन मेटल्स में, उस मिनरल्स में से मेटल को अगर हम निकाल लिया जाए तो हम अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस मिनरल्स के अंदर जो मेटल पाया जा रहा है उस पूरे टीले को, जैसे समझ लो ईंट जैसा एक हमें धरती के अंदर से चट्टान मिली जिसके अंदर मिनरल्स और मेटल मिक्स है, तो उसको हाथ में लोगे तो उसको क्या कहोगे? ना मिनरल कहोगे ना मेटल कहोगे, क्योंकि दोनों मिक्स हैं। तो उसको तुम क्या कहोगे? ओर कहोगे। क्या कहोगे? ओर कहोगे। और ओर में से हम मिनरल्स को भी निकालते हैं और मेटल्स को भी अलग अलग करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की बात करने जा रहे हैं, यानी कि हम भूमि में से, धरती में से और अलग अलग जगह से मेटल्स निकालने वाले हैं। उसकी प्रोसेस को देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यू हैव लर्न, तुमने सीखा है, द एक्टिविटी सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट में बताया था। केदारनाथ का माली आलू फीके पकाता है, और ऐसे ही मैंने याद करवाए थे बाकी सारे। तो वो वाली सीरीज़ को तुम्हें याद दिलाने की ये बुक कोशिश कर रहा है। हैविंग दिस नॉलेज यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ ए मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर, और तुम उस सीरीज़ को याद करके और उस सीरीज़ को देख के ये समझ सकते हो कि कैसे किसी और में से मेटल्स को हम निकाल सकते हैं। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फ्री स्टेट, यानी कि कुछ मेटल्स होते हैं जो मिनरल्स के साथ नहीं पाए जाते। अकेला सिर्फ मेटल ही देखने को मिलेगा, यानी कि उसको किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता, वो सिंपली मिट्टी के अंदर पाया जाएगा। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा, किसी के साथ चिपका नहीं रहेगा, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना के रखेगा। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड, और कुछ कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, दूसरे के साथ मिले रहते हैं। द मेटल्स एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव, और जो वो रिएक्टिविटी सीरीज था, तो जो सबसे नीचे यानी कि गोल्ड सिल्वर थे, वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव हैं। यानी कि सीरीज के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव हैं। दे आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। तुम यहाँ पे सीरीज देख सकते हो। फाउंड इन नेटिव स्टेट, यानी कि जो गोल्ड है, यानी कि AU है, और AG यानी कि सिल्वर है, ये दोनों फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। यानी कि सिर्फ छानो और गोल्ड और सिल्वर को घर लेके जाओ, अगर तुम्हारे पास वहाँ का पे परमिशन है तो। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड एंड सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट, यानी कि ऐसे ही पड़े रहते हैं, बस सफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड इन द कम्बाइंड स्टेट, यानी कॉपर और सिल्वर कम्बाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। जैसे कि देयर सल्फाइड्स, यानी कॉपर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड, ये हो सकता है, या ऑक्साइड्स हो जाते हैं। ऑक्साइड के और होंगे, कॉपर ऑक्साइड हो गया, सिल्वर ऑक्साइड हो गया, इस फॉर्म में भी धरती के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। द मेटल एट दी टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज है। ये आर सो रिएक्टिव, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, और ये कभी फ्री नहीं पाए जाते, हमेशा किसी के साथ रिएक्शन में यानी कि किसी के साथ जुड़े होते हैं। यानी कभी ये फ्री नहीं पाए जाते, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के चक्कर में किसी न किसी के साथ रिएक्ट कर लेते हैं धरती के अंदर भी। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन और लेड, हमारे को जो देखने को मिलता है, आर मॉडरेटली रिएक्टिव, यानी कि
कम रिएक्टिव होते हैं, बीच के रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। और ये ऑक्साइड्स यानी कि जिंक ऑक्साइड ऐसे सारे को तुम कर सकते हो, और सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। यू विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड्स, यानी कि तुम देखोगे कि जितने भी मोस्ट ऑफ द मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड ही होते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं उसके जो ओर्स होते हैं वो ऑक्साइड ही पाए जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबंडेंट ऑन द अर्थ। बिकॉज ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है अर्थ के ऊपर, इसलिए वो हर चीज़ के साथ जाके चिपक जा रहा है, यानी कि रिएक्ट कर ले रहा है, मेटल्स के साथ भी जाके अपना बॉन्ड बना लिया है ऑक्सीजन ने। दस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, और हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे वी कैन ग्रुप द मेटल्स इनटू फॉलोइंग 3 कैटेगरी। और इस बेस पे हम 3 कैटेगरी बना सकते हैं, जो कि 3.9 में देखने को मिल रहा है। पहला है मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, यानी कि जो मेटल्स हैं जो लो रिएक्शन करते हैं। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी कि जो मीडियम रिएक्टिविटी करते हैं। और मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो कि ज़्यादा रिएक्टिविटी करते हैं। यानी कि तुम ऐसे कह सकते हो, जो बंदे बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, एकदम हर बात पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कई बंदे होते हैं बिल्कुल नहीं लड़ते, हर बात पे बातें सुलझाने की कोशिश करते हैं। और कई बंदे होते हैं ज़रूरत पड़ने पे लड़ रहे हैं और ज़रूरत पड़ने पे अपना जो है डिफेंड कर रहे हैं। तो 3 कैटेगरी हमने बना दी है। डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स फॉलिंग इन ईच कैटेगरी, यानी कि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग तरीका है मेटल्स को निकालने का। सेवरल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर, यानी कि ओर के अंदर से बहुत मेटल्स को निकालने के बहुत अलग अलग तरीके हमको देखने को मिलते हैं। ए समरी ऑफ दीज स्टेप्स इज़ गिवन इन 3.10। ईच स्टेप इज़ एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेक्शन, यानी कि जो ये हमारे को डायग्राम दिख रहा है, किसी और में से मेटल को निकालने के डिफरेंट स्टेप्स की समरी दे रखा है। मतलब ऊपर से बता रखा है इस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। पहला चीज़ ओर होता है, ओर हमें ज़मीन के अंदर से मिला, उसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे, यानी कि उसको कंसंट्रेट करेंगे। उसके बाद 3 चीज़ें हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन से मेटल हैं, ज़्यादा रिएक्टिव वाले मेटल हैं, या मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं, या कम रिएक्टिविटी वाले मेटल हैं। अगर कम रिएक्टिविटी वाले मेटल रहेंगे तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो सल्फाइड और होगा। अगर सल्फाइड हो रहा है तो उसको हम रोस्टिंग का एक प्रोसेस होता है, जो कि आगे मैं समझाऊंगा, उससे एक मेटल निकाल लेंगे, यानी कि मेटल्स को अलग कर लेंगे और मेटल्स को फिर साफ़ कर लेंगे, यानी कि उसकी रिफाइनिंग कर लेंगे। अगर कम मीडियम रिएक्टिव वाला ओर है तो उसको हम क्या करेंगे, या तो उसके अंदर कार्बोनेट और पाए जाएंगे या सल्फाइड और पाए जाएंगे। कार्बोनेट और के लिए हम कैल्सिनेशन का एक प्रोसेस है, जो कि तुम्हें बताऊंगा, करेंगे तो हमें को ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएंगे। और सल्फाइड को और रोस्टिंग करेंगे, कैरीमिनाटी वाला रोस्टिंग नहीं, ये अलग रोस्टिंग है, वो करेंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएंगे। और जैसे ही मेटल के ऑक्साइड्स मिलेंगे, इसको रिडक्शन टू मेटल, रिडक्शन करेंगे इसका, और हम फिर उसको इस मेटल्स को प्योरीफाई कर लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मेटल्स आ जाएगा। जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल है उनको सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, मोल्टन ओर करके उसका ओर को मोल्टन करके उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, और आराम से हम प्योर मेटल पा लेंगे। अब ये जितना भी बताया तुमको थोड़ा बहुत ऊपर से निकल गया होगा, इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा, डायग्राम नहीं, डायग्राम तो तुमने देख लिया, पैरा के द्वारा, तो उसको हम अब समझने जा रहे हैं धीरे धीरे। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओर है, ये टॉपिक अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तुम्हें अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से समझना है, और अगला लेक्चर देखने से पहले ये डायग्राम दोबारा से देख के आना है, ताकि तुम्हारा दोबारा से रिवीजन हो सके। आशा करता हूँ इस लेक्चर में तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।